नहीं, थोड़ा वॉइस आप लोग की आनी चाहिए। सब लोग जानते हैं क्या होता है सीपीआर? सभी लोग गुनगुन नहीं करेंगे, मजा नहीं आता ना। कोई लेक्चर बताएगा कोई सीपीआर के बारे में? आरआई टीम से रिक्वेस्ट है, आरआई टीम थोड़ा साइलेंट रहेगी, वरना तुम लोगों से क्वेश्चन मैं कर लूंगा ना। आप लोग से बताइए जो यूपी वगैरह से आए, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप ही बता दो सर। ठीक है, मैं एक चीज आप दोनों सभी को बता देता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो एडल्ट लर्निंग है। इसमें क्या है कि सामने वाला जो बताएगा तो ये नहीं है कि वो गलत बता रहा है, आप जो बता रहे हैं वो सही है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके सही कर देंगे। बट ये नहीं सोचना है कि आप गलत बता रहे हैं। एडल्ट लर्निंग में कभी कोई नहीं बोल सकता है कि हमारा ये गलत है सही है। अगर हम लोग बच्चे हो तो सही बात तो मान सकते थे कि गलत हुए, लेकिन जो आ रहा है आप बता सकते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब कार्डियो का मतलब हिंदी में क्या होता है? अब हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में बोल भी देते हैं, लेकिन हिंदी का मतलब पता नहीं होता है ना? सही बोला ना? ओके, तो क्या मतलब हवा में दिखा दी कि हम अंग्रेज हैं, लेकिन हमें पता ही हिंदी का मतलब क्या होता है। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय अपना, है ना? और पल्मोनरी का मींस क्या होता है? लंग्स, इट मींस फेफड़े, है ना? और रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित करना। तो तीनों का हमें करने मिल गया, तीनों का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। हृदय को पुनर्जीवित करना, है ना? यहां पर क्या करना, अपने हार्ट को क्या करना, दोबारा रिवाइव करना। सीपीआर देना कंपल्सरी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% हम उसको क्या कर सकते हैं, बंदे को बचा सकते हैं। सीपीआर एक क्या है, बचाव की कड़ी है, एक चेन ऑफ सर्वाइवल है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा तरीका है, मेथड है कि हम सही टाइम पर पहुंचकर हम उसको रिवाइव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारे भारत देश में सभी लोग अपना कैप खोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारे भारत देश में कैंसर एक बीमारी बन चुकी है ना, और कैंसर के साथ साथ एक हार्ट अटैक। पहले तो क्या था कि हार्ट अटैक 40 साल से है अब तक, उसके बाद ही आते थे, और आज पता नहीं चल रहा है कि हार्ट अटैक छोटे बच्चों को भी आ रहा है। सही है ना? आप देख रहे होंगे हर दिन कोई छोटा बच्चा कोई बाथरूम में नहाने गया है, वो डेथ कर गया, पता चला कि गीजर भी बंद है और उसकी पल्स रेट डाउन हो गई थी, उसकी पल्स एब्सेंट हो गई थी। और रिसेंटली पीओपी वगैरह में ज्यादातर हमारे ऐसे लोगों के साथ केस होते रहते हैं, क्योंकि एज हो गई है, कोई हाई एल्टीट्यूड में है, तो वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप लोग हर दिन देखते होंगे कि कोई ना कोई हार्ट अटैक से क्या हो रहा है, जा रहा है। सही बात है ना? अब क्या होता है, इसमें एक चीज रहती है, मेथड रहता है। अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें उसकी नॉलेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसा गोल्डन टाइम में पहुंचे, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी हार्ट बीट बंद है, पल्स एब्सेंट है और हम उसको 3 घंटे के बाद मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उसका भी क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन उसका रहता है। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारे दास साहब जो खत्म हो गए, तो उनका भी आपने देखा था कि उनका क्या था कि वो जब स्लिप हुए तो 2-3 घंटे तक वो रिकवरी सर्वाइव करते रहे, और उनको क्या था, कंट्रोल ब्लीडिंग, सॉरी सीवियर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी उनके, और कहां पर हुई थी, हेड में। उसके बाद भी फिर हम लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया था, कोर्स की थी, बट वो चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि क्या हुआ था, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया था। 2-3 घंटे के बाद चीजें नहीं हो पाती हैं। तो हमें क्या करना है कि सीपीआर का मेथड और सीपीआर के बारे में, और सीपीआर कब देते हैं वो चीजों को हमें नोट करना है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक एक ऐसा कॉज है, हार्ट अटैक में भी 3-4 चीजें आती हैं। एक तो हो गया आपका हार्ट अटैक, ठीक है, दूसरा इसमें हो गया एंजिना पेक्टोरियस, वो भी चेस्ट पेन, तीसरा होता है सीएचएफ, जिसको बोलते हैं कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। तो वो भी सब हमारे किसमें आते हैं, कार्डियक अरेस्ट में आते हैं सब, मतलब चेस्ट पेन में लोग आते हैं, लेकिन सब लोग क्या डिफरेंट है, उसमें सबका क्या इसमें डिफरेंट है। बिल्कुल सर। अब बारी आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या हो सकता है, क्या होता है हार्ट अटैक, बताइए कोई, हार्ट अटैक क्या होता है? हाँ सब सही बोल रहा है, एडल्ट में बोलो जो आ रहा है वो सही है आपका। ब्लड का फ्लो
रुक जाता है। बहुत बड़ी सर, आप लोग बताइए। आप लोग सर जान लीजिए बीओपीस कमांडर में आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, ये तो हेडक्वार्टर बहुत लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो एमआई रूम्स वगैरह सब चीजें हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी वहाँ पे, आपकी नॉलेज रहेगी आपके पास वहाँ पे ना। आपके पास देखा अभी फर्स्ट एड का बॉक्स भी नहीं है आपके पास, है क्या? नहीं ना? तो आपकी मेट्रोलॉजी और आपकी जो कंटेंट है आपका, वही आप लोगों को वहाँ पे बचा पाएगा। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना, मजाक में मत लेना इसको। क्या होता है अटैक? अभी आप लोगों को आज लाइफ सेविंग किट बांटी गई थी क्या आप लोगों को? जो मेडिसिन थी ना, किस लिए थी वो? हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक कब आए, कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक आया है? आदमी अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाएगा। आप आरआरटी में हो क्या? आप आरआरटी में हो क्या? हाँ या ना? सर ओके, रिमेंबर, ध्यान रखना दोबारा। आप लोग बताओ। उस्ताद ने सही बताया है, क्योंकि आरआरटी यही काम कर रही है, जो ब्लड बैंड है। हमारे साइनिक सिम्टम्स रहेंगे अटैक के, तो आप लोग समझ लेना कि हमारा एक साइड का, जो लेफ्ट साइड का हमारा पूरा हिस्सा है, चाहे वो हमारा हाथ हो, हमारा कुछ भी साइड होगा, लेफ्ट साइड का अपर एक्सट्रीमिटी से लेके लोअर एक्सट्रीमिटी तक, वो हमारा क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। क्लास साथ में बैठ आराम से। इसके बाद क्या रहेगा हमारा दूसरा? उस्ताद ने बताया था कि पसीना आना, सर्दी का मौसम है तभी सडनली पसीना आ रहा है, तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा साइनिक सिम्टम्स है ना? अपना नाम नहीं बोलना, ब्रीथिंग रैपिड होना, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? हार्ट अटैक के साइनिक सिम्टम्स में आते हैं। इसको कभी इजी भी मत लेना आप लोग। और दूसरा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि गैस बन गई है पेट में ना, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत आती है ना, तो उसको भी इजी मत समझना कि पेट में गैस बन गई और हम लोगों ने वो खाली गैस वाली गोली खा ली है ना, सही हो गई। कभी कभी अगर ये बार बार कंडीशन हो रही है तो उसको अपने चेकअप कराना है। ये नहीं समझना कि गैस बन गई है तो चीजें नॉर्मल है। अब बारी आती है अटैक के चांस। तो अटैक का फैक्टर कैसे बनता है, क्यों आता है अटैक? इसका रिस्क फैक्टर रहता है, एक तो रहता है हमारा क्या, जो हमारी पृष्ठभूमि चली आ रही है शुरुआत से, हमारा जेनेटिक, माता पिता से या किसी ओवरऑल परिवार में ओवरऑल किसी को शुरू से आ रहा है। दूसरा हमारा सेक्स लिंक, सबको पता है कि लड़कियों की अपेक्षा आदमियों को अटैक आते हैं, सही है ना? तो ये भी जेनेटिक पार्ट है। अब बारी आती है कि इन चीजों को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर अटैक हमें आ रहा है, चीजें हो रही है, तो उसको चेंज करने की भी तो कार्रवाई होगी। जैसे कि हुआ स्मोकिंग, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हुआ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। अगर हम स्मोकिंग बंद कर देंगे तो कुछ हद तक तो हमारे शरीर की चीजें ठीक रहेंगी। अभी हम अंदर भी आएंगे, शरीर के अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाएगा तो भी हमारी चीजें कम होंगी। ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ी चीज हमारी क्या है, हाई ब्लड प्रेशर एज अ कार्डियक अरेस्ट में। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और नॉर्मल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आ रहा है तो हमारे को चांस कहां पर बन जाएंगे, अटैक के चांस बन जाएंगे। तो इन चीजों को हमें क्या रखना है, अपना रिस्क फैक्टर चेंज करना है, एक्टिविटीज करते रहना है। एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओबेसिटी, जो हमारा क्या है, मोटापा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारा क्या है, मोटापा। उसमें क्या होता है कि ज्यादा वेट बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, फैटी यहाँ पे साइड हमारी हो जाती है। और दूसरा हमारा क्या है उसमें कि हम रनिंग करेंगे तो आपने देखा हमारी ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी रैपिड करने लगती है। सांस लेते तो क्या करती है, रैपिड करती है ना, तो वो भी हमारे चांस किसके हैं, किसके चांस है, अटैक के। तो हमें इन चीजों को देखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप सभी को पता है कि पेशेंट कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? एमआई रूम से कौन कौन है यहां पे? अच्छा कोई नहीं, ओके। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी सभी लोगों को पता है। अच्छा ये बताओ, आपदा कितने, डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स, कौन कौन से? हाँ, नेचुरल और मैनमेड, है ना, यही तो होते हैं। उसी तरह हमारे क्या होते हैं, एमओआई के थ्रू हमारा क्या रहता है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के अनुसार हमारे दो टाइप के विक्टिम रहते हैं। एक हमारा रहता है मेडिकल पेशेंट। कौन सा पेशेंट? पहले ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो थोड़ा मोरल बुश हो गया, मत सोचो आप कि जबरदस्ती क्लास ले रहे हैं ना। क्लास आता बैठ
आराम से, तो जब तक केस नहीं आएगी तब तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो एक हमारा क्या रहता है मेडिकल पेशेंट, और दूसरा हमारा कौन सा रहता है, बोल दो कौन सा रहता है दूसरा पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट। अब मेडिकल पेशेंट हमारा कौन सा होता है, अब मेडिकल थी ना हमारा है इसको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी होगी, तो मेडिकल पेशेंट हमारा रहता है जिसको ऑलरेडी पहले से क्या है बीमारी है, डायबिटीज है, शुगर है, ओवरऑल। और ट्रॉमा क्या होता है, क्या अभी गोली में वहां पे एक्सीडेंट हुआ था ना, अचानक हुआ था ना एक्सीडेंट, तो आप उस टाइम कौन सी पेशेंट बनी थी, ट्रॉमा। ट्रॉमा पेशेंट वो होता है जो एक्सीडेंटल पेशेंट होता है, सडनली किसी चीज से गिर गया हो, उसको टक्कर मार दी हो, तो हमारा किस में आता है, ट्रॉमा पेशेंट में। क्लियर तो नहीं करो। अब बारी आती है डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है हिंदी में, मृत्यु। अब मृत्यु कितने प्रकार की होती है बताओ, बहुत बढ़िया, सुसाइड, बहुत सुंदर, एक बार ताली हो मैम के लिए, सुसाइड, ठीक है। कितने टाइप की होती है डेथ, दो प्रकार का होगा, कौन कौन सी, मतलब आपदा भी दो प्रकार की, विक्टिम भी दो प्रकार की, और मृत्यु भी दो प्रकार की। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, बोलने के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारी डेथ होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी जो डेथ होती है वो होती है क्लिनिकल डेथ। कौन सी डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ। और दूसरी हमारी कौन सी होती है, बायोलॉजिकल डेथ। अब उसका संबंध यहाँ पे हार्ट अटैक से है, ऐसा सीपीआर से है, उसका जो रिलेशन है वो इन चीजों से है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम कैसे बचाएंगे विक्टिम को, अगर उसको सीपीआर देना होगा तो कैसे बताएंगे। तो मैंने आपसे बोला शुरू में, ऐसा गोल्डन आवर, सही टाइम पर पहुंचकर उसको कंप्रेस करना। अगर हमने सही टाइम पर पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, उस विक्टिम को बचा सकते हैं। अब क्लिनिकल डेथ क्या होती है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज के लिए। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है एज अ पार्ट्स हमारा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है हमारा, हार्ट तो है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, ब्रेन। मतलब ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटीट्यूड पर्सन। अब क्यों बोल सकते हैं ब्रेन को, कि उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आपने देखा होगा दिमाग ने बोला हाथ हिलाओ, एज ए नर्वस सिस्टम, तभी तो हम अपना हाथ हिला रहे हैं। दिमाग ने बोला खाना खाओ, तभी तो खाना खा रहे हैं। जब यही नहीं चलेगा, जिसके सामने हमारे इसमें चार बोन्स होती है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेडिकल, अगर यही नहीं चलेगा तो हम कोई काम कर पाएंगे क्या। तो वही अटैक में क्या रहता है कि जो हमारा हार्ट है ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको सर्कुलेट करके कहां पर भेजता है, ब्रेन में भेजता है। लेकिन जब वो हार्ट से ब्रेन में हमारा जो ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो वहीं पर चांस किसके बन जाते हैं, किसके बन जाते चांस, हार्ट अटैक के। क्योंकि हमने यहां से ब्लड लिया और जो ब्रेन तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो चांस हमारा किसका बन जाता है, अटैक का। और जो आपको टैबलेट दी ना, एस्पिरिन टैबलेट दी होगी, 2-3 टैबलेट और दी है, तो वो क्या करती है, जब यहां से हमारा ब्लड है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो यहीं पर रहेगा, तो यहां पर क्या होगा, क्लाउड जम जाएगा। उसका क्या है कि ब्लड का हमारा क्लाउड जम जाएगा, थक्का जम जाएगा। तो उसमें टैबलेट दिए, एस्पिरिन दिए, डिस्प्रिन दिए, तो वो क्या करती है, क्लाउड को क्या करती है, नैरो कर देती है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। तो उसमें टाइम क्या रहता है, अगर अटैक के चांस बन रहे हैं तो हम फोन करके या एम्बुलेंस को बुला के तब तक हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये नहीं है वो टैबलेट आपको बचा ही लेगी, वो हमें इतना कर देगी 10 मिनट तक हमको रिवाइव कर सकती है, जब तक हम सही सलामत वहां पे हॉस्पिटल पहुंच जाए। अब क्लिनिकल डेथ में क्या रहता है कि अगर हम अनकॉन्शियस हो गए, अनकॉन्शियस का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बेहोश। अगर अनकॉन्शियस हो गए, हमारी पल्स सब्चेट हो गई, तो उसमें क्या रहता है, धीमे धीमे हमारे क्या है, ब्रेन सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेन सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती है। क्लास सावधान बैठ आराम से। तो ब्रेन सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर उसी टाइम जाके हमने सीपीआर दे दिया, विदिन 4 से 6 मिनट में अगर हमने सीपीआर दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, विक्टिम को रिवाइव कर सकते हैं एज ए 90%।
4 से 6 8 मिनट के बाद, अगर 6 मिनट के बाद कार्रवाई आगे पहुंच गई और ब्रेन सेल्स कंप्लीटली मरना स्टार्ट हो गए, तो वो क्या है, क्लिनिकल डेथ हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बायोलॉजिकल डेथ में। फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिसको ब्रेन स्ट्रोक आया होगा, ब्रेन अटैक आया होगा, तो वो कहां पर रखा होगा, आईसीयू में, और आईसीयू के सारे चल रहे हैं 2 3 4 10 दिन बाद आखिर में वो बंदा वहां से निकलता है, क्या निकलता है, डेड ही निकलता है ना। तो वो क्या होता है, धीमे धीमे बायोलॉजिकल डेथ में चला जाता है। तो अभी हम आपको क्या करेंगे, सीपीआर के बारे में बताएंगे। सीपीआर का एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, डेथ रेट क्या है, किसको कैसे दे सकते हैं, आपको सही पोजीशन बताएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है एज किसी की जान बचाने के लिए, तो आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज अ बाई स्टैंडर्ड से परमिशन लेके। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीख गया हूं तो मैं सडनली गया, दबादब मारा, उसको कंप्रेस किया और पता चला कि इन्होंने ही बोल दिया कि भाई इन्होंने ही मार दिया है, तो हम परमिशन भी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाएंगे इसके बारे में। आपको पता है कि आप लोगों ने पुरानी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, कि जो आईसीयू में होता था वो क्या करता था, डिफाइब्रेशन चेस्ट में लगा के, देखा आपने, वो शॉक करता था, जो डिफाइब्रेशन लगा के शॉक कर, प्रेस जैसा, देखा है ना। तो वो भी आता है, लेकिन वो सिस्टम बाकी बात अगर हमें नहीं मिलता है। और आरआरटी हो चाहे डिजास्टर की कोई भी टीम हो, तो हमको क्या सिखाती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, इम्प्रोवाइज मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट में निर्भर रहना है। क्योंकि कभी कभी कोई चीज हमें क्या है, मिल नहीं पाती है, और अगर चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या हम लोगों को नहीं बचाएंगे, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आरआरटी और सभी डिजास्टर की चीजें वो हम सबको क्या सिखाती है, एज ए इम्प्रोवाइज मेथड से और बेसिक कॉन्सेप्ट। सीपीआर आपने देखा होगा कि चलते चलते आदमी के चेस्ट पेन हुआ ना, और बंदा क्या है, वो गिर गया, क्या होता है, वो गिर जाता है। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा आज सीआईएसएफ वाले ने एक बंदे की जान बचाई है ना, किसी पेट्रोल पंप वाले ने भी किसी की जान बचाई। काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं। और फैमिली सबसे इसका जीता जाता उदाहरण है हमारा 17 नंबर बीएमए एएसआई साहब अभी खत्म हुए ना कोई बीओपी में, पता है आप लोगों को, आप भी सकते ना, ये सिस्टम था ना। अगर थोड़ा भी नॉलेज होती है बीओपी वालों को, उनके पास तो चांस लगा, वो सब पूरा चांस था ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन क्या है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए हमें पता है कि हम लोग फौज के लिए कितना कर रहे हैं, है ना, और आने वाले टाइम में हम कितना भी करेंगे, लेकिन कम से कम ये हमारे फैमिली के लिए, हमारे डेली रूटीन के लिए तो इंपॉर्टेंट पार्ट से क्लास सावधान बैठ आराम से, ठीक है। अभी आपको बताएंगे एज अ कंप्रेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेलो, ये क्या है, विक्टिम है ना, और इनके साथ एक पीछे डमी भी रखी है। जब वो सीपीआर की कार्रवाई आपको करनी है, और ऐसा अगर आपको ऐसा कोई टर्मिनल कंडीशन मिलता है, तो ऐसा ये डेमर पर्सन, ठीक है। तो अभी अगर डेमोस्ट्रेशन के तौर पे हम आपको दिखाएंगे, अगर आपको कभी लाइव पेशेंट ऐसा मिलता है तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खुद क्लियर हो और आपको खुद नॉलेज हो कि हम ये चीज कर सकते हैं, सामने वाले को बचा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो आपको सबको ईएमएस का नंबर पता ही है। ईएमएस क्या होता है, फुल फॉर्म ईएमएस का, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, और इसका नंबर होता है 108, और सैंडी के की जगह 112 भी कर दिया इसका। तो ये नंबर पे आपको हमेशा कॉल करना ही है, क्योंकि आप कब तक सीपीआर देते रहोगे, कब तक आप काम करते रहोगे, अगर आप आखिर में आपको भेजना तो वहीं पे ही है, हॉस्पिटल में। अभी हमें क्या, ये विक्टिम मिला है, ठीक है। तो ये पेशेंट हमारा क्या है, मुझे नहीं पता है कैसा, ये सही है या गलत है, जो भी है, लेकिन जो हमारा ये रेस्क्यूअर है, ये क्या है, फर्स्ट एड ट्रेनर है और बहुत अच्छा मेडिक्स है, इसने अच्छी ट्रेनिंग की है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले परमिशन लेगा। अब परमिशन क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहां पे क्या भीड़ लग जाती है ना, भीड़ लग जाती है, और कोई ना कोई कॉल कर देता है, उसके चाचा पापा कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी हेल्प करेगा तो वहां सबसे पहले परमिशन लेगा
कि क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूं, और मदद कब करेगा जब उसको नॉलेज होगी, तभी तो करेगा वो। अब और कोई अगर नहीं मिलता है, अगर कोई नहीं मिलता है और वो बंदा अनकॉन्शियस है, तो वहां जो भीड़ खड़ी होगी तो उनसे कंसेंट करके, उनसे सहमति लेके भी इसका क्या कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। पीएचडी का मतलब होता है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। वो क्या होता है कि अस्पताल से पहले दिया हुआ ट्रीटमेंट। अनकॉन्शियस। Hey, are you okay? Hey, are you okay? Hey, are you okay? Patient unconscious. क्या मेरी बात होगी आगे दे सब अब मैं कर दूंगा। पेशेंट अनकॉन्शियस, इन्होंने क्या किया, ये चेक रिस्पॉन्स किया। क्या किया? रिस्पॉन्स क्या किया कि सपोज दैट अगर बेहोश नहीं है तो वैसे ही खड़ा हो जाए, तो हमें अगर सही खड़ा हो जाएगा तो फिर हमें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो चेक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या किया, कोई जवाब नहीं आया, पेशेंट अनकॉन्शियस। अब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो वो क्या करेगा, ईएमएस करा करेगा। EMS को हम 108 या अपने यहाँ पर जैसे लोकल नंबर है 112 पे ऐसे कॉल कर सकते हैं, और मेडिकल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे हमारे प्रॉपर जहाँ पे जगह है वहाँ का लोकेशन देंगे, और ये जल्दी से जल्दी पधारने के लिए उनको हम बताएंगे। ईएमएस उन्होंने ऑर्डर किया तो सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, हम कौन है, हम क्या करने आए हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन। हेलो ईएमएस, मैं ट्रेंड एमएफआर है, मैं ट्रेंड फर्स्ट एडर राजीव शर्मा 46वीं वाहिनी के कला कैंप से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट अनकॉन्शियस हालत में है तो हम मदद के लिए आ जाइए, क्योंकि अपना पर्चे देना पड़ेगा। अगर उससे बोलो हेलो ईएमएस मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, आप आ जाओ, तो हो जाएगा। आ भी सकता है पर वो 4 बार सोचेगा। अगर हमने बोल दिया कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं और मुझे बेसिक ट्रेनिंग की नॉलेज पता है, तो वो सोच लेगा कि बंदा कुछ ना कुछ तब तक कर रहा है। रिस्पॉन्स चेक किया, ईएमएस ऑर्डर कर दिया। अब चेक सीएबी। ये भी है कि सर्कुलेशन को हम पहले ये है कैरोटिड पल्स, 2 उंगली की मदद से आप कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। चेक सीएबी। सीएबी मतलब सर्कुलेशन, क्या करना है, सर्कुलेशन। और ए का मतलब होता है एयरवे और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। अब सर्कुलेशन क्या हम चेक करेंगे, हमारी ये गर्दन है ना, गर्दन, इसके बीच में हमारा क्या ट्रेकिया है, ट्रेकिया है और ये गर्दन है। आप लोग अपनी गर्दन में हाथ लगाओ, यहाँ पे पल्स हो रही है आप लोगों के लिए, जल्दी पल्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड पल्स। आपकी एक ही साइड है क्या सर, पल्स दोनों साइड होती है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। गोली में मिल गई आपकी पल्स, नहीं मिली, चेक करो, यहाँ चेक करो ना, यहाँ पर ये पल्स दोनों साइड होती है। हमारी क्या मेनली 5 पल्स है, जो हमारी पल्स 5 है मेनली, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी जो नेक रीजन में है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैरोटिड पल्स। क्या बोलते हैं, कैरोटिड पल्स। इसके बाद हाथ के पास हमारी जो पल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेंकियल पल्स। कौन सी बोलते हैं, ब्रेंकियल पल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी पल्स है, वो हाथ में जो डॉक्टर लोग हमारी चेक करते हैं, हमारे मेडिक्स लोग चेक करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल पल्स। कौन सी बोलते हैं, रेडियल पल्स। इसके बाद जो हमारा पेल्विक रीजन है, इसके नीचे जो एक पल्स है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं फीमोरल पल्स। कौन सी बोलते हैं, फीमोरल पल्स। और इसके बाद जो लास्ट हमारी जो पैर की उंगली है, उंगलियों को हम लोग फ्लेंजर्स बोलते हैं। तो अंगूठा और उंगली के बीच में थोड़ा ऊपर आप लोग चेक करना, शूज पहनो भी, तो उसको जो पल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं डोर्सालिस पेडिस पल्स। कौन सी बोलते हैं, डोर्सालिस पेडिस पल्स बोलते हैं। ये मेनली 5 पल्स हैं। ओवरऑल पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर यहाँ पर दिमाग में भी हाथ लगाओ ना, तो ये भी हमारी टेम्पोरल पल्स है, यहाँ भी टेम्पोरल पल्स है। तो पल्स बहुत है, बट जो हमारी साइंटिफिक इवेंट्स में है वो मेनली हमारी कितनी पल्स है, 5 पल्स है। अब आपने देखा होगा, हम एडल्ट लोग हैं सब लोग, तो डॉक्टर्स हमारी कौन सी पल्स चेक करते हैं, कौन सी चेक करते हैं, ये रेडियल पल्स, ये हाथ वाली, ठीक है। और जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट, नवजात शिशु, उसकी डॉक्टर्स लोग कौन सी पल्स चेक करते हैं, ब्रेंकियल पल्स, यहाँ वाली, हाथ वाली। अभी जो ये रेस्को ऊपर पल्स चेक कर रहा है, कैरोटिड पल्स, यहाँ पे चेक क्यों कर रहा है, हाथ वाली को नहीं कर रहा है,
बहुत बढ़िया, पर उसका भी तालियां हो जाए। ये पल्स क्या हमारे हार्ट के नजदीक है, जब नजदीक है तो फिर हम यहां पे क्यों जाएं? इसलिए कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। 1 2 3 4 5 पल्स एब्सेंट। पल्स एब्सेंट। जब भी कभी ऐसी नौबत आती है, हमें ऐसा विक्टिम मिलता है जो अनकॉन्शियस है और उसकी क्या है, हमें उसका सीएपी चेक किया और पल्स एब्सेंट आई, तो हमें सीधी किसकी कार्रवाई करनी है? सीपीआर की। फिर हमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्या करना है? हमें सीपीआर देना है। सब लोगों को चेस्ट कंप्रेस करना आता है कि नहीं आता है? कैसे करोगे चेस्ट? सब लोग ग्रिप बनाओ, कैसे चेस्ट करोगे आप लोग? हाँ मैं पंजाबी में कैसे? पीटी नहीं करनी है, ठीक है? तो अभी आपको बताएंगे चेस्ट कंप्रेस कैसे करना है, ठीक है? अब उसमें भी दो रीजन हमारे कि हम जब चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो हमें क्या करना है? हार्ट को लोकेट करना भी होना चाहिए कि हमें कंप्रेस कहां पर करना है, दबाना कहां पर है हमें? हम कहीं भी दबा सकते हैं, तो हमें क्या करना है? चेस्ट को कंप्रेस करना चाहिए। दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम कोई एडल्ट पर्सन को कंप्रेस करेंगे, जिसको हम चेस्ट कंप्रेस करेंगे एडल्ट पर्सन को, तो वो अप्रोक्स 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो उसकी डेप्थ है, दबाएंगे कितना दबाएंगे? 5 से 6, जो एडल्ट है। और जो हमारे चाइल्ड पर्सन है उसके लिए हमारा कितना रहेगा? कितना रहेगा मेरा? जो चाइल्ड हमारा उसके लिए हमारा रहेगा 4 से 5 या 3 से 4 भी, क्योंकि इसमें नाप तो रहनी है। और जो इन्फेंट है उसका रहेगा हमारा 2 से 3। तो जो एडल्ट पर्सन हमारे, ज्यादातर हमको एडल्ट ही मिलते हैं, तो 5 से 6 डेप्थ, 5 से 6 डेप्थ उसकी होनी चाहिए। अगर आप तरीके से सीपीआर दोगे ना तो आपका 1 मिनट में पसीना निकल जाएगा, सब होगा माथे से बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि वो उसमें बहुत प्रेशर लगता है सीपीआर देने में, ठीक है? चेस्ट अब लोकेट करने का तरीका, अब लोकेट हम लोग कैसे करते हैं कि एक तो हमारा सबको पता है ना, हमारा हार्ट कहां पर होता है? किस साइड होता है हमारा हार्ट? कहां पर साहब जी? हार्ट कहां पर होता है हमारा? लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। आप लोगों का कहां पर होता है? कंफर्म? लेफ्ट साइड होता है, ओके। एक्चुअली क्या है, हमारा हार्ट ना लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता है। जो हमारा हार्ट है उसमें क्या रहता है कि हमारी बोन्स रहती है, तो वो क्या रहती है, जो बोन्स हमारी हल्की क्या लेफ्ट साइड की टिल्ट रहती है। हल्की जो बोन्स हमारी रहती है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट रहती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड है। लेकिन यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड और वायुमंडल में भी ऐसे कई पर्सन है, 100 में से, 1000 लाखों में से 2 या 3 जिनका हार्ट किस साइड है? राइट। तो उसमें एसएसबी का भी एक बंदा है जिसका हार्ट किस साइड है? राइट साइड है। तो हम लोग यूनिवर्सली बोल देते हैं कि हमारी जो बोन्स हमारी है वो क्या रहती है? हल्की लेफ्ट साइड की ओर टिल्ट रहती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा लेफ्ट साइड में है। क्लियर सभी ना? ओके। अब हार्ट को लोकेट करने का तरीका, तो एक तो हमारा क्या रहता है कि सबसे पहले निप्पल टू निप्पल, निप्पल टू निप्पल, पोजीशन बनाओ, हाँ, निप्पल टू निप्पल। और मास्टर हैंड हमारा क्या है? सेंटर में। ये ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा क्या रहता है कि हमारे जो सामने हमारा चेस्ट रीजन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा रीजन बोलते हैं, और जिसमें हमारी रिब्स, जो हमारी रिब्स है ना, ये हमारी रहती है दोनों साइड 12-12, इस साइड भी 12 रहती है और इस साइड भी 12 रहती है, और बीच में हमारी एक बोन्स रहती है स्टर्नम, ठीक है? तो जो हमारा चेस्ट रीजन है इसमें ओवरऑल हमारी 25 बोन्स होती हैं, 12 एक साइड और स्टर्नम। अब जो हमारी रिब्स एक साइड 12 हैं, उसमें हमारी रिब्सों के नाम रहते हैं, जिसमें हमारी फ्लोटिंग रिब्स रहती है, ट्रू रिब्स रहती है और फास्ट रिब्स रहती है। तो 12, 24 प्लस एक स्टर्नम 25, ये हमारे चेस्ट रीजन में आता है। अब इसमें क्या रहता है, हमारा स्टर्नम के नीचे एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइफेट प्रोसेस। स्टर्नम से जुड़ी रहती है जाइफेट प्रोसेस, तो हम लोग बोलते हैं जाइफेट प्रोसेस इंटैक्ट, वो क्या है? बहुत जुड़ी रहती है। तो हमारा एक तरीका हमारा लोकेट करने का हो गया निप्पल टू निप्पल और मास्टर हैंड सेंटर में। और दूसरा हमारा तरीका क्या है कि जो हमारी रिब्स है ना, आवाज आ रही सभी की? जो हमारी रिब्स है वो रिब्स को यहां से लेके आना है
और जो लास्ट ट्रिप्स है हमारी यहाँ पर जाइफट प्रोसेस, हाँ देखो, उसके ऊपर 2 उंगली और फिर कोई सेम मास्टर है उधर ही रहे, ठीक है। रिप्स से लेके आना हमारा जाइफट प्रोसेस और 2 उंगली वो भी फिर मास्टर है। लोकेट हमारा वहीं पर होगा, या टू निप्पल्स या फिर हमारा जाइफट प्रोसेस से लेके, ठीक है। तो ये हमारा लोकेट करने का तरीका है। तो हमने पहले क्या किया, सर्कुलेशन चेक किया, तो उसमें क्या था, हमारी पल्स, अपसेंट, अप्लाई, सीपीआर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्यों नहीं दे रहे, खराब हो गया विक्टिम हमारा, क्यों नहीं दे रहे इसके ऊपर, क्योंकि लाइव विक्टिम अगर नहीं तो वैसे जिंदा नहीं तो हो सकता है कि मर जाए ना, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डमी साथ में रखते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्लास आफ्टर में और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग कभी ऐसी आपकी नौबत आती है, डेमोस्ट्रेशन वगैरह करते हो और अगर आप लोग सीख गए हो तो आपको कभी आपस में इस तरीका यूज नहीं करना है, ठीक है। अब चेस्ट को जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस डेप्थ देते समय ध्यान में रखने वाली बातें हमारी क्या रहेंगी कि सबसे पहले हमारा जो भी विक्टिम होगा, कोई भी हमको रास्ते मिलता है, उसको हमेशा क्या करना है, हार्ड सरफेस पे लेटाना है। हार्ड प्रेशर नहीं कि सोफा पे जाकर लेटा दें, कहीं जाकर लेटा दें, क्योंकि अगर हमें कंप्रेस करना है तो डेप्थ भी तो उसकी देखना है। सोफा पे अगर हम चेस्ट को डेप्थ करेंगे, कंप्रेस डेप्थ देंगे तो क्या तरीके से हो पाएगी वो, तो हमें क्या करना है, हार्ड सरफेस देखना है। उसके बाद अपने जो हमारे नी है उसको टाइट करना है, प्लस शोल्डर को भी टाइट करना है और साथ में रिस्ट को भी टाइट करना है। और हमें इस तरीके से अपनी पोजीशन बनाना है कि हमारे दोनों पैर जो भी हैं, जो हमने पोजीशन बनाई है वो हमारी क्या है, जो विक्टिम है उसके हेड के बाहर नहीं जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1। इन्होंने क्या किया, चेस्ट को क्या किया, कंप्रेस किया, क्योंकि एक एडल्ट था तो एडल्ट की मैंने आपको कंप्रेस डेप्थ बताई थी 5 से 6 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रेस्क्यू था उसने क्या किया, 2 रेस्क्यू ब्रीथ थी, क्या दिया था, रेस्क्यू ब्रीथ, एक ने कंप्रेस किया, दूसरे ने रेस्क्यू ब्रीथ दिया। अब इन्होंने साथ में रुमाल का इस्तेमाल किया है। वैसे तो अगर हमें कोई विक्टिम्स वगैरह मिलता है ऐसे एक्शन केस में, कुछ भी हमें वो होता है तो हमें फेस शील्ड वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन कभी अगर हमें डेमोस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है तो जब भी हम रेस्क्यू ब्रीथ देंगे तो वो साथ में फेस शील्ड आती है, तो वो क्या रहती है, बंद रहती है। अगर हमने उसको कोई रेस्क्यू ब्रीथ दी तो वो हमारी जो बीमारी है उसके अंदर नहीं जा रही है, और हो सकता है कि जो उसके अंदर बीमारी है तो वो हमारे पास नहीं आ रही है, तो वो क्या रहता है, फेस शील्ड रहता है। अभी रिसेंटली एमआई में आपके पास क्या, एमआई में भी नहीं है, वो नहीं मिल सकता है ना, तो वो हम अपने इंप्रोवाइज मेथड से रुमाल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार उन्होंने दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3। ये 30:2, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। 30 बार क्या किया, चेस्ट को कंप्रेस किया और 2 बार हमने क्या किया, रेस्क्यू ब्रीथ दी। ये सर्कल जो हमें वो 1 मिनट में कम से कम 100 से लेके 120 बार तक करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है, जब आप लोगों के लिए स्पेशल करने क्लास चलवाई है तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि अगर ऐसी नौबत आती है तो कम से कम हमें चेस्ट को कंप्रेस करना आना चाहिए। ये जो भी पूरा तरीका आपको दिखा रहे हैं मतलब डेमोस्ट्रेशन पर्पस पे दिखा रहे हैं। बाकी अगर आपको बंदा मिलता है और ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, जो हमारा तरीका सिखाया हुआ है लोकेट करना और कंप्रेस करना है। वहां पे ये गिनती कुछ नहीं पढ़ना है, वहां पे एप्रोक्स हमें 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। हमने कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
हमारा सर्कल खत्म हो गया, जो हमने 4 या 5 बार किया था, 100 से लेकर 120 बार। फिर हम दोबारा इसकी क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे। पल्स प्रेजेंट। पल्स प्रेजेंट इट मींस क्या हुआ, पल्स प्रेजेंट तो मतलब क्या है कि हमारे जो विक्टिम था उसने क्या कर लिया, रिवाइव कर लिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईयर में चेक करेंगे। तो ईयर में भी चेक करने का तरीका होता है, जिसमें ईयर में चेक करने के 2 मेथड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के अनुसार हमारे कितने पेशेंट होते हैं, 2। कौन कौन से पेशेंट हमारे, एक तो मेडिकल पेशेंट और दूसरा हमारा क्या है, ट्रॉमा पेशेंट। बहुत बढ़िया, आप आरटी में नहीं है ना, बहुत अच्छे। उसके बाद भी हमारा कहता है मेडिकल पेशेंट, तो यहां भी ईयर में चेक करने के 2 मेथड रहते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेडिकल पेशेंट रहता है तो उसमें क्या रहता है, वो हेड टिल्ट और चिल लिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। और जो हमारा ट्रॉमा पेशेंट रहता है उसमें हम लोग जॉ थ्रस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो ईयर में चेक करो, इन्होंने क्या किया, हेड को टिल्ट किया और चिन को लिफ्ट किया, ठीक है। ईयर में चेक कर लिया। और लास्ट में हमारा बी से क्या था, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग चेक करने का भी एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलएलएफ, जिसका मतलब होता है लुक लिसन फील। ये क्या कर रहे हैं कि चेस्ट का अपना जो है ना, चेस्ट का राइजिंग फॉल देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बाद उसकी जो नाक की जो गर्माहट आती ना, उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये मेथड रहता है हमारा एलएलएफ। और वही सेम, अगर पल्स सब्सटेंस नहीं होती है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। और पल्स सब्सटेंस होगी, अप्लाई सीपीआर, इन्होंने सर्कल किया। उसके बाद भी अगर हमारा पल्स प्रेजेंट नहीं हो रही है तो हम कंटिन्यूअसली अप्रॉक्स 45 मिनट तक क्या करेंगे, सीपीआर देते रहेंगे। कब तक, जब तक हमारी ईएमएस सर्विस नहीं आ जा रही है। तो आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। तो ये क्लास आपकी बीओपी लेवल में भी आप लोग चलाना थोड़ा